स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का जो पार्ट 5 था वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट 5 देखेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 5 और पूरी बायोलॉजी की पूरी बुक की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न फिनिश कर देंगे। फाइनली हमने 1 2 3 4 पार्ट बना चुके पहले भी, और इससे पहले हमने 4 पार्ट बनाए, उसमें से 5वां पार्ट आज बना रहे हैं जो बायोलॉजी का है। इसमें हम पूरी बायोलॉजी, पूरी किताब, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, बहुविकल्पी, सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल है और पूरी किताब फिनिश कर देंगे। अगर आपने 5 वीडियो देख लिए तो मैं कहता हूं कि आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, बट आपको 5 वीडियो अच्छे से देखना होगा, तैयार करना होगा। जो भी क्वेश्चन है वो नोट करके आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो इससे पहले हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़िए। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन थेरेपी पे है। देखिए स्टूडेंट, जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा या जीन सर्जरी, कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछता है, आपको जो मैं आंसर बताऊंगा वो आपको लिखना है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें जीन थेरेपी, देखिए जीन थेरेपी और जीन चिकित्सा और जीन सर्जरी, आप इन तीनों शब्दों को देखिए, जब समझेंगे तो आपको कुछ मन में कुछ आंसर आ जाएगा सेम ही। देखिए जीन चिकित्सा में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की दवाई लेते हैं, तो वो अगर हमारे कोई भी शरीर में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम दवाई लेने जाते हैं, वो हमें देता है। और देखिए जीन सर्जरी की बात की जाए, आप देखिए जीन शब्द हटा दीजिए, पहले आप सर्जरी समझिए। सर्जरी में क्या करते हैं, जो भी अंग हमारा खराब होता है उसके जरिए से दूसरा ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर जीन थेरेपी या जीन सर्जरी या जीन चिकित्सा की, तो जीन मतलब जो जीन होते हैं उनकी सर्जरी की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जीन को निकाला जाएगा, जीन को जोड़ा जाएगा। बस स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझना है, आपको रटना नहीं, बस बल्कि आपको समझना है। अब हम बात करते हैं जीन सर्जरी, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। देखिए क्या होता है, आनुवंशिक रोग की चिकित्सा के लिए जो आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, बड़ांधता हो गया, थैलीसीमिया हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया, ये भी जो भी रोग हैं आनुवंशिक रोग, जो माता पिता से बच्चों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि इस रोग की कोशिकाएं, इस रोग जो रोग होगा वो कोशिकाएं के या ऊतक, जो रोग होता है उसकी कोशिका या ऊतक में उस रोग को सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने के लिए या त्रुटिपूर्ण जीन को आवश्यकता अनुसार सुधार परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए क्या होता है, जो भी ऊतक या कोशिका होती है उसमें जो भी खराब जीन होता है, प्रविष्ट जीन होता है, कराने पर क्या होता है, त्रुटिपूर्ण जीन निकाल लेते हैं। जो खराब जीन होता है उसे निकाल देते हैं, और बढ़िया जीन जो होता है आवश्यकता अनुसार या सुधार करके या उसमें सुधार करके उसे परिवर्तन करने से जो परिवर्तन करने की जो क्रिया है उसे ही हम जीन थेरेपी कहते हैं या जीन सर्जरी कहते हैं। फिर समझिए क्या कहता है कि आनुवंशिक रोगों की चिकित्सा के लिए, जो आनुवंशिक रोग होते हैं उनकी चिकित्सा द्वारा कोशिका एवं ऊतक में उस रोग के सामान्य क्रियाशील जो रोग है उसके जो सामान्य क्रियाशील जीन को हम क्या करते हैं, प्रविष्ट कराने या त्रुटिपूर्ण जीन को निकालने जीन में आवश्यकता अनुसार सुधार करेंगे या उसमें परिवर्तन करने को हम जीन थेरेपी या जीन सर्जरी कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बायो पेटेंट या बायो जैव पेटेंट पर टिप्पणी। देखिए स्टूडेंट, जैव पेटेंट या बायो पेटेंट क्या है, आप इसको समझिए। देखिए बायो पायरेसी, जैव पेटेंट, आप क्या करते हैं, अगर आपकी जो चीज़ है उस पर आपका हक होता है, तो इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी वैज्ञानिक जो प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर उसका हक होता है, तो वो क्या कराता है कि उसे अपने नाम से पेटेंट करा लेता है, कि अपनी उस पर रजिस्ट्रेशन करा लेता है और उसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती है। उसे अगर आप दूसरा लेंगे तो उसे बायो पायरेसी कहेंगे। अगर बायो पायरेसी, देखिए अब बायो पायरेसी भी हम आपको इसी के साथ में समझा देंगे। देखिए बायो पेटेंट क्या होता है, बायोलॉजी से संबंधित उत्पाद को पेटेंटिंग को बायो पेटेंट कहते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने अपने नाम से यानी कि पेटेंट करा लिया, अब क्या होगा, वो आप ही का जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरा नहीं बना सकता है। जैसे कि अगर हम बताएं कि हमारा चैनल है, आप अगर बनाएंगे, अगर आप हमारे वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की, हमने अपना वीडियो बनाया है, तो आप अगर हमारा वीडियो डालेंगे तो आप उस समझिए कि आप चोरी में जाएंगे, तो उसके लिए यूट्यूब का नियम है, कॉपीराइट भेजेगा आपके पास, ठीक है। तो उसी प्रकार या हम भिजवाएंगे तो उसी प्रकार क्या होता है, एक रजिस्टर्ड कर दिया यूट्यूब ने कि मेरा वीडियो पड़ चुका है और हमने वीडियो बनाया, तो इसके हकदार भी हम ही हैं। तो इसी प्रकार जो बायोलॉजी से संबंधित उत्पाद होते हैं जो बनाता है वो उसके हकदार हो जाता है।
इसे सन 1971 ईस्वी में आनंद मोहन चक्रवर्ती, अगर क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले बायो पेटेंट किसने कराया, तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास पुटीरा के लिए करवाया था। सबसे पहले स्यूडोमोनास पुटीरा के लिए करवाया था। आप देखिए इसमें और समझिए, इसमें होता क्या है, बायो पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाला, जो भी इंसान जिस पदार्थ की खोज करता है उस करने वाले को सरकार क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि आप इसके मालिक हैं। ठीक है, अगर कोई यानी कि उसके नाम के अगर कोई भी व्यक्ति उस उत्पाद को बना सके, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम इसके नाम का ये उत्पाद बनाएंगे और हम बेचेंगे, तो क्या करता है कि उसको पेनाल्टी देनी पड़ती है, किसको, जिसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है। अब हम बात करते हैं बायो पायरेसी क्या होती है। देखिए बायो पायरेसी भी यहीं से समझिए। देखिए बायो पायरेसी क्या होती है, अगर आपने कोई बायोलॉजी से संबंधित उत्पाद को बनाया, देखिए बायो पायरेसी देखिए बायो पायरेसी क्या होती है, हेडिंग आप डाल लेंगे, इसमें लिख लेंगे कि बायो पायरेसी किसी भी देश जैविक संसाधनों को दूसरे देश द्वारा बिना आज्ञा के उपयोग किए जाना बायो पायरेसी हो गया। बायोलॉजी से संबंधित कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको कोई बिना ही आपकी आज्ञा से यूज कर रहा है, उसे ही हम बायो पायरेसी कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई बार आ चुका है। ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। देखिए ऐसे जीव जो होते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में फॉरेन जीन या विजातीय जीन का समावेश कर उन्हें ट्रांसजेनिक कहते हैं। देखिए ऐसे जीव होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं उसमें आप परिवर्तन कीजिए, फॉरेन का मतलब विदेशी जीन या किसी अन्य जीन को समझिए, किसी अन्य जीन को आप प्रवेश करा देते हैं, या उसे हम विजातीय जीन का समावेश यानी प्रवेश कराते हैं, तो उसे ही हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ऐसे आजकल बहुत ट्रांसजेनिक जीव चल रहे हैं, ट्रांसजेनिक माउस चल रहा है, चूहा चल रहा है, बहुत चल रहे हैं स्टूडेंट, हम किसकी आपको बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, वो है समिष्ट किसे कहते हैं। देखिए समिष्ट किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा। हम बात करते हैं कि समिष्ट किसे कहते हैं। देखिए समिष्ट क्या होता है, किसी एक नियत समय काल पर, देखिए अगर हम बात करें इस 1 जनवरी की, तो किसी एक नियत समय काल पर जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जो निवासी होंगे, वो निवास कर रहे होंगे, करने वाले जीवधारी को समिष्ट कहते हैं। देखिए किसी एक निश्चित समय, देखिए आप यहाँ पर समझिए, किसी एक नियत समय काल पर, देखिए नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवासी या निवास करने वाले जीवधारियों को समिष्ट कहते हैं। एक निश्चित समय पर जो जीवधारी निवास करते हैं, एक जगह पर निवास करते हैं, उनकी जो संख्या होती है आप कहें तो उन्हें ही हम समिष्ट कहते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट जो 42 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन मत लेना, ये पूरा एक चैप्टर हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। बस एक क्वेश्चन में क्या है, जीव तथा उसके बीच की समस्त पारस्परिक की जो क्रियाएं होती हैं, जीव के बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बस ये अगर आप लोग बुक से टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा टॉपिक है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। और इसी टॉपिक को मैं सबसे सरल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। बस आपको वीडियो देखना है, स्किप नहीं यहाँ पर करना है, आप स्किप मत करना। मैं कहता हूं, गारंटी लेता हूं कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 10-15 पेज पढ़ने पड़ेंगे, और वो बहुत भड़कम है। मैं इसमें आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है, जीव तथा उसके बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, बस हम आगे बढ़ा देते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट कर लेना। देखिए जीव तथा उसके बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है, किसी को भी हानि का सामना नहीं करना पड़ता है, किसी भी जीव को हानि का सामना। देखिए आप यहां पर एक नोट लिखेंगे स्टूडेंट, नोट। लाभ के लिए लाभ बराबर लिखेंगे, प्लस का निशान हमने मान लिया, हानि बराबर हम मान लेते। देखिए हम इन निशान से आपको सब रटा देंगे। आप यहाँ देखिए, लाभ के लिए आप ध्यान रखना प्लस, हानि के लिए माइनस, और अगर आप उदासीन की बात करें जिसमें ना किसी को लाभ होगा और ना ही हानि होगी, तो उसको हम रखेंगे 0। बस स्टूडेंट आपको ये 3 सिंबल याद करना है। आप इन 3 सिंबल को अच्छे से देख लो। बस इन सिंबल से मैं आपको पूरा
ये टॉपिक अच्छे से कवर कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं धनात्मक परस्परिक क्रियाएं, तो आप इसमें दोनों में क्या करिए, प्लस लगा लीजिए, दोनों जीवों को लाभ होगा। तो बस यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज दूर हो गया कि इसमें जो धनात्मक परस्परिक क्रियाएं अगर हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, इनमें सभी को लाभ ही होगा। अब हम बात करते हैं सहोपकारिता, सहभोजिता, आद्य सहयोग। मैं एक एक करके सभी की बात करूंगा। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सहोपकारिता या परंपरागत। देखिए सहोपकारिता क्या होती है, इसमें एक जीव दूसरे जीव, इसमें क्या होता है, 2 जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। किसमें, कितने जीवों के मध्य, 2 जीवों के, 1 और 2 के मध्य क्या होंगी, पारस्परिक क्रियाएं होंगी। इसमें क्या होता है, 2 जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक जीव को लाभ, एक जीव जो होते हैं, दोनों जीव क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ ही पहुंचाते हैं, सहोपकारिता कहलाती है। देखिए सहोपकारिता कहलाती है, इसमें क्या होता है, दोनों जीवों को लाभ, यानी कि जो 2 जीव होंगे दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब हम इसमें अगर बात करें उदाहरण की, तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आपने एक लाइकेन शब्द सुना होगा, लाइकेन। बस एक उदाहरण देखिए, लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एक कवक होता है और क्या होता है, शैवाल। कवक और शैवाल के जो बीच का संबंध होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें सहोपकारिता की, तो दोनों जीवों, कवक को भी लाभ हो रहा है और शैवाल को भी लाभ हो रहा है, तो ये किस में आएगा, लाइकेन आ गया। और ये आता है सहोपकारिता में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दोनों जीवों को लाभ ही होता है। अब हम बात करते हैं सहभोजिता की। देखिए सहभोजिता की अगर बात की जाए, सहभोजिता में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें किसी की जीव को, मैंने पहले बताया, हानि नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर माइनस का तो बिल्कुल आने का चांस ही नहीं। 0 तो आ सकता है, उदासीन तो हो सकता है, लेकिन आपको हानि का तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं रखना है। सभी को लाभ ही होगा या लाभ नहीं होगा किसी को, लेकिन हानि का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सहभोजिता की। सहभोजिता क्या होती है, इसमें एक जीव दूसरे जीव को लाभ होता है, किंतु दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती। इसमें एक जीव को लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को ना हानि होगी ना ही लाभ होगा। बस आपको इस सिंबल याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें सहभोजिता की, सहभोजिता में क्या होता है, आपने देखा होगा आदिपादप, यानी आपने आर्किड, आपने नीम का पेड़ यानी आम का पेड़ देखा होगा, उस पे जो एक अलग टाइप का जो पेड़ लगता है, आर्किड का लग जाता है, उसे ही हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेके चल रहे हैं। आप देखते हैं कि आम के पेड़ पर वो पेड़ जो लग जाता है ऊपर से, उससे क्या आम के पेड़ को कोई हानि होती, कोई हानि नहीं होती है। बट लेकिन अगर जो पेड़ लगा है उसे बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है उसे, देखिए उससे हर चीज़ मिलती है, उससे सहारा भी मिलता है उससे, और उसके ऊपर रहता है, सुरक्षा भी मिलती है। तो उससे क्या होता है, एक को लाभ होता है, जो आर्किड होता है, जो आर्किड उसके ऊपर लगता है उसे क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन आम के जो पेड़ होता है उसे क्या कोई हानि होती, तो उसे कोई हानि नहीं होती। तो ये हो गया सहभोजिता, एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीवों को कोई भी हानि नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आद्य सहयोग। देखिए स्टूडेंट, जो आद्य सहयोग है, आद्य सहयोग में क्या होता है, आद्य सहयोग एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीवों को साथ साथ रहना बाध्य नहीं होता है, लेकिन साथ साथ रहते भी हैं और नहीं भी रह सकते हैं। और लेकिन जब भी रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ ही पहुंचाते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है दोनों जीव एक साथ साथ रहें, लेकिन होता क्या, अगर दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों को लाभ पहुंचाएंगे, अगर नहीं रहते हैं तो कोई किसी को भी हानि भी नहीं पहुंचाएगी। इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है। हम इसके अगर बात करें तो एक आपने हर्मिट केकड़ा और समुद्री सी एनीमोन, हर्मिट केकड़ा, स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा हर्मिट केकड़ा, बुक में उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से दिया है। हर्मिट केकड़ा, हर्मिट केकड़ा और क्या आता है, समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन के बीच का जो संबंध है वो भी इसी आद्य सहयोग का एक उदाहरण है। इसमें होता क्या है, जो हर्मिट केकड़ा होता है, जो हर्मिट केकड़ा होता है वो क्या करता है, समुद्री सी एनीमोन के ऊपर बैठ जाता है। जो समुद्री सी एनीमोन होता है ये, जो उसके ऊपर क्या होता है, बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है और समुद्र में घूमता रहता है, जिससे हर्मिट केकड़ा को सी एनीमोन अन्य जंतुओं से बचाता है। जो हर्मिट केकड़ा होता है वो सी एनीमोन को क्या करता है, अन्य जंतु जो हानिकारक उसके लिए जो जंतु होते हैं उनसे बचाता है। और क्या करता है, जो समुद्री सी एनीमोन होता है वो इसके लिए एक सहारा प्रदान करता है, इसे जो घुमाने का काम करता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं की। हमने धनात्मक तो देख ली, अब हम बात करते हैं ऋणात्मक की। आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा, और इसे हम कंपटीशन कहते हैं। देखिए आपने कंपटीशन तो बहुत एग्जाम दिए होंगे, कंपटीशन आजकल हर जगह है। आप एसएससी, रेलवे, जीडी जिसका भी देखेंगे या इंटर में भी कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है, एक तो लाभ होता है, लेकिन अगर 2 लोग खड़े हैं और एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी उसके लिए 2 फार्म भरे हैं,
ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। तो उसमें क्या होगा, एक को ही तो लाभ होगा और एक ही नौकरी पर लगेगा, और एक के तो हानि ही होगी, उसका तो जीवन बर्बाद होगा, साल बर्बाद होगा, कुछ भी आप समझिए, उस वैकेंसी में नहीं लग सकता, उस जगह पे नहीं जा सकता। तो एक जीव था, उसको क्या हुआ, पूर्ण तरीके से हानि हुई। लेकिन एक जीव था जिसको क्या हुआ, पूर्ण तरीके से लाभ ही तो हुआ, क्योंकि वो एक वैकेंसी थी, दो लोगों ने फार्म डाले, तो उसमें क्या हुआ, एक ही तो लगा, बस एक वैकेंसी थी, तो लेकिन दूसरे को तो बाहर आना पड़ा, तो उसमें क्या हुआ, कंपटीशन में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। अब हम बात करते हैं प्रतिजीविता की, या इसे प्रतिजीविता को ही आजकल फंक्शन में बहुत चल रहा है, क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आ रहा है, एलिलोपैथी के नाम से। एलिलोपैथी भी आपको अच्छे से समझना, एलिलोपैथी क्या होती है। देखिए एलिलोपैथी की अगर हम बात करें, ये भी एक ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। कैसी है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कैसी क्रिया है, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। अगर इसके उदाहरण के लिए कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो दूसरे जीवधारी को वृद्धिपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, एक जीव को ना हानि होती ना लाभ होता है, लेकिन वो दूसरे जीव को पूर्ण तरीके से हानि ही पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो हम किसका उदाहरण आपको दूं, हाँ आप समझिएगा कि अगर आपने थीनासोलियम यानी कि आपने अमर बेल जो होता है वो तने का पूर्ण परजीवी होता है। तने के अमर बेल जो यानी कि थीनियासोलियम जो होता है अमर बेल का एक पूर्ण परजीवी होता है। ठीक है, तो और आप देखेंगे बिस्कम के तने का, बिस्कम जो होता है तने का आंशिक परजीवी होता है। ठीक है, अगर आप बात करें, देखिए रेफ्लेसिया में एक जड़ का पूर्ण परजीवी होता है, कौन, थीलियासोलियम परजीवी होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है। आप बात करें हम किसकी, परजीविता की, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परजीविता भी आपको अच्छे से याद करना है। परजीविता क्या होती है, देखिए परजीविता की अगर हम बात करें, ऐसा संबंध जो दूसरे लोग जिसके ऊपर जीवित रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप इसमें अगर आप सटीक उदाहरण लिखेंगे, आप देखिए इसमें हम आपको सटीक उदाहरण बता देते हैं। इसमें आप अगर सटीक उदाहरण की बात करें तो आपने एक पेनिसिलियम या स्ट्रेप्टोमाइसिटीज का नाम तो सुना होगा। सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी उपापचयी क्रियाएं जो करते हैं, उससे क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ स्त्रवित कर देते हैं। उपापचयी क्रियाओं के स्वरूप एक रासायनिक पदार्थ स्त्रवित करते हैं जिससे अन्य जीवों को उससे हानि होती है। ठीक है स्टूडेंट, आप उससे क्या होता है, अन्य जीवों को हानि होती है, लेकिन उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ, उसने रासायनिक पदार्थ को स्त्रवित कर दिया, लेकिन दूसरे जीव थे उसकी वजह से हानि हुई दूसरे जीवों को। तो इसमें एक को ना लाभ होता ना हानि, लेकिन दूसरे को हानि होती है, ऋणात्मक पारस्परिक। अब हम बात करते हैं परजीविता की। परजीविता दूसरे के ऊपर जीवन है। जब एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर, देखिए बात करें एक जीव, देखिए इसमें जो हमने सबसे पहले उदाहरण बताया था वो इसमें आपको सटीक बैठेगा। देखिए क्या होता है, जब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करता है, जैसे कि हम आपके ऊपर रहें और अपना जीवन यापन करें, तो यहाँ पर ये जो आता है वो परजीविता के अंदर आता है। उदाहरण के बात करें तो हम चंदन के जड़ का आंशिक परजीवी, चंदन जो है वो जड़ का आंशिक परजीवी, चंदन जो होता है वो जड़ का आंशिक परजीवी होता है। अगर हम बात करें रेफ्लेसिया जो होता है वो जड़ का पूर्ण परजीवी होता है, पूर्ण परजीवी, ये आंशिक नहीं होता है, पूर्ण परजीवी होता है। किसका स्टूडेंट, जड़ का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये पूरा चैप्टर या पूरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जहाँ पर भी डाउट लगता है आप हमें तुरंत कमेंट करिए, हम आपको सोल्यूशन उसका तुरंत देंगे। आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि आपको एक टॉपिक कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समस्थैतिका किसे कहते हैं, समस्थैतिक किसे कहते हैं या समस्थैतिका किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ जीव जो होते हैं जो अपने आंतरिक वातावरण को जो पीएच होता है उसे स्थिर बनाए रखने में क्षमता रखते हैं, समस्थैतिक कहते हैं। ऐसे जीव को नियामक जीव भी हम कहते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं क्या होते हैं कि हम लोग हैं अपने जो शरीर का पीएच है उसे स्थिर बनाए रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सर्प हो गए, कछुए हो गए, आपको एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर ये आपको अधिक दिखाई देंगे और एक समय ऐसा आएगा जो अधिक दिखाई नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है, ये अपने ताप को मैनेज करने के लिए अंदर घुस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये अपने जीव को वातावरण के अनुसार मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या सर्दी में कहीं चले जाते हैं, जाड़े में कहीं चले जाते हैं, गर्मी में कहीं चले जाते हैं, नहीं चले जाते ना। तो एक समय अपने जो हमारा जो रुधिर है वो उसका पीएच स्थिर रख पाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, उतना रख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम समस्थैतिक में आते हैं और ऐसे जीव जो होते हैं वो नियामक जीव भी कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में एक टॉपिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है? जैव जंतु में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता। जैसे कि आप अपने पिता से भिन्न हैं, आप अपनी माता से भिन्न हैं, लड़की लड़कियों से भिन्न है, जानवर इंसान से भिन्न है, तो बस जो भिन्नता होती है उसे ही जैव विविधता या जैव यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है। बस अगर हम जैव विविधता के प्रकार की बात करें, देखिए स्टूडेंट, जैव विविधता जो होती है वो तीन प्रकार की, जातीय जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। आप इन तीनों टॉपिक को हेडिंग वाइज लिखेंगे, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए जो जातीय जैव विविधता होती है, देखिए जैव विविधता समझिए, जैव विविधता कहती है जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। अब यहाँ पर बात करी जाए जातीय जैव विविधता, तो जातीय जैव विविधता क्या होती है? देखिए एक ही जाति के जीवों में, आप इसमें लिखेंगे होता क्या है, एक ही जाति के जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है, एक ही जाति के जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम जातीय जैव विविधता कहते हैं। कैसी? जो एक ही जीव के जातियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम जातीय जैव विविधता कहते हैं। अब हम बात करें आनुवंशिक जैव विविधता, आप हेडिंग डालेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है? एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जो जीव हैं उनके जो जीन्स होते हैं, किसमें स्टूडेंट? जीन्स में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम आनुवंशिक जैव विविधता। जैसे कि आपका भाई जो है वो आपसे कुछ अलग है, आपका भाई आपसे कुछ अलग है, आपकी बहन आपसे कुछ अलग है, तो वो एक आनुवंशिक जैव विविधता हो गई। लेकिन आपके माता पिता तो एक ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक जैव विविधता। लेकिन आप लोग अलग हैं तो कुछ अलग हैं, वही जैव विविधता जो है वो आनुवंशिक जैव विविधता। अब हम बात करें पारिस्थितिक जैव विविधता। पारिस्थितिक जैव विविधता क्या होती है? देखिए पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो आपका पारिस्थितिक यानी कि एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें क्या होता है, जो कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन जो उनमें जो जीव पाए जाते हैं उनमें भी एक भिन्नता होती है, उसे ही हम पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है वो है IUCN रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। IUCN रेड डाटा बुक पर आपको टिप्पणी लिखना है। कुक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे ट्रिपल क्या चपल स्टार लगा लीजिए। आप इस पे जितने स्टार लगाएंगे वो कम है। आप अभी जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए, आपको इससे क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार। पहली बात तो इससे एक क्वेश्चन यही मिलेगा कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर बच्चों को ये फुल फॉर्म नहीं पता होता। अगर आपको भी पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप अब सीख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए। देखिए IUCN इसका फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक पर नोट करिए। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, देखिए अब यहां से दिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। दोबारा सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। आई होप ये क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन पर भी हम बात कर लेते हैं। IUCN क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए वन्य जीवों को विलुप्ति होने से बचाने के लिए हमारे यहाँ पर आजकल बहुत से जीव ऐसे हैं, जैसे डोडो पक्षी हमारा विलुप्त हो चुका है, बहुत से जीव ऐसे हैं जो हमारे विलुप्त हो चुके हैं। तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य यानी कि एक योजना चल रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यरत है, जिसमें एक संस्था जो है वो कार्यरत है, जिसमें से IUCN पहली संस्था है। IUCN एक पहली संस्था थी किसमें, जो वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे थे उनके जो इनसे संबंधित डाटा रखती थी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे समझिए। पहली बार इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1948 ईस्वी में हुई थी, और अगर इसका कार्यालय की बात की जाए तो वो आपका स्विट्जरलैंड में है। और ये जो संस्था थी स्टूडेंट, संस्था लिखा है, संस्था 1963 में जीव जंतुओं के विभिन्न जातियों से संबंधित रेड डाटा बुक पर जारी करती है। ये क्या करती है, जो संस्था थी, ये 1963 ईस्वी में वन्य जीव जो थे उससे की जो संबंधित में जारी करने लगी थी, संबंधित डाटा बुक जारी करती है। जातियों का सुरक्षा मिलती, जिससे होता क्या है, जो जातियाँ होती हैं और जो भी वर्ग होते हैं उनको क्या एक सुरक्षा मिलती है, जिससे उनका एक रिकॉर्ड बना रहता है कि इसमें इतनी जातियां हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में।
एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। देखिए हॉट स्पॉट, ये क्वेश्चन हमारे पास 2-4 स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हॉट स्पॉट में बहुत कंफ्यूज होता है। अगर आप स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक अजूब तरीका बताऊंगा कि अगर आप अभी गूगल करेंगे तो वहाँ पर हॉट स्पॉट की संख्या आपको टोटल मिलेगी 36 ही मिलेगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन कहीं कहीं 34 मिल सकती है। लेकिन अब अगर आप गूगल करेंगे हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपको 36 ही मिलेंगे। लेकिन आप किसी भी बुक उठा लीजिए, आप इंग्लिश हिंदी की लगभग कोई भी बुक उठा लीजिए, वहाँ पर आपको 34 ही डाटा मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको वहाँ पर एक ध्यान रखना है, अगर आपके पास ऐसा विकल्पी क्वेश्चन आता है जिसमें अगर 34 और 36 दोनों दिए हैं, पहली बात तो ऐसा केस होगा नहीं। अगर होता है 34 और 36 दोनों दिए होते हैं तो वहाँ पर आपको 36 चूज करना है। आपकी किताब को, अपनी किताब पे ध्यान नहीं देना, आप गूगल ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, हमने भी सर्च किया, हमने अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट हमने भी 34 पढ़ा था लेकिन नया डाटा अब 36 का आया है, तो आपको 36 लगाना है। अगर स्टूडेंट आपको वहाँ पर 36 नहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको 34 भी छोड़ के नहीं आना, 34 लगा के आना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? नेशनल पार्क, इसी नहीं स्टूडेंट, नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं? एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पूर्ण रूप से जो क्षेत्र होता है, जो जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनके लिए सुरक्षित होता है, जहां पर कुछ कार्य करना अपाहिज होता है, यानी कि कार्य करना मना होता है। जैसे वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, ऐसा क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, जहां शिकार करना, शिकार खेलते लोग हैं, पशु चराते हैं, फसल बोना आदि कार्य निषेध है, वहां पर एक कार्य मना रहते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इस जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मुख्यालय जो है वो आपके उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट अगर हमने अपने भारत की बात कर ली तो एक क्वेश्चन हमसे विश्व में भी पूछ सकता है। विश्व में पहला तो येलोस्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो 1872 में खुला था। और इसकी अगर बात की जाए तो ये स्थापित है यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई होप ये पांचों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप हमें अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना, क्योंकि ये पांचों वीडियो 1, 2, 3, 4 और 5, अगर आपने पांचों वीडियो की चयन आपने तैयार कर ली तो मैं कहता हूं कि आपको 90% लाने से एग्जामिनर का दादा भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप अभी जाकर मॉडल पेपर सॉल्व करिए और हमारे सारे वीडियो देख लीजिए तो मॉडल पेपर के भी आपको 90% प्लस में ही क्वेश्चन मिलेंगे उस वीडियो से। तो इसीलिए आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए। हो सकेगा तो हम आपको 2-4 सेट, 4-6 सेट हम भी सॉल्व कराएंगे आपको अच्छे से। तो स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोग नए आए हो चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।